गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 3 लेंगे हम जेनेटिक्स का। बेटे जेनेटिक्स में आपको इतना तो पता लग गया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल फटाफट होंगे यदि आपको आता है तो कॉन्सेप्ट। जैसे हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का दूसरा नाम होता है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, और इसी का नाम क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए टाल जो प्लांट है वो 4 फीट की हाइट है और ड्वार्फ प्लांट की 2 फीट हाइट है, तो जो F1 जनरेशन आई ना बेटा, एक बड़ा टी एक छोटा टी आया, 3 फुट हाइट नहीं बनी, 4 ही बनी, क्योंकि ये मोनोजेनिक है, यानी या तो बड़ा टी एक्सप्रेस करेगा या छोटा टी करेगा, और क्योंकि छोटा टी रेशेसिव वो चल नहीं पा रही, इसलिए बड़ा टी ही करेगा, तो ये इसलिए 4 फुट हाइट बन गई। तो ऐसे इनहेरिटेंस का नाम होता है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना, यदि क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं तो डोमिनेंट का कैरेक्टर वाला ही आएगा इसमें। पर बाद में जब रिसर्च पता लगी तो दूसरा इनहेरिटेंस आ गया बेटे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी भी मैटर करती है, रिसेसिव का भी मैटर करेगा। जैसे टाल प्लांट हमने मान लीजिए यहां पे 4 फीट का है, यहां 2 फीट का है, यदि ये मेंडेलियन या क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है ना तो हाइट 4 ही फीट बनेगी। यदि ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है ना तो आपको पता होना चाहिए कि 4 फुट बनी है तो 2 इष्टी से बनता है, 2 इष्टी से बनता है, और 1-1 फुट इससे बनता है, तभी तो 2 फुट का बना है। यानी रिसेसिव का भी अपना कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। तो यदि बड़ा टी में बड़ा टी एक गैमेट बन गया, एक छोटा टी, तो बड़े टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 फीट, इसका 1 फुट, 2 और 1 3, ठीक है, तो 3 फुट हाइट बने ना इसकी। 3 का मतलब ना तो ड्वार्फ वाली बनी ना टाल वाली बनी, दोनों के बीच की बनी, क्योंकि रिसेसिव भी अपना मैटर करता है। यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं आ गया, यहाँ पे इसको हम स्पेशल टाइप का बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोल देंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल देंगे, मैट्रिक ट्रेट बोल देंगे, कुमुलेटिव ट्रेट बोल देंगे। ध्यान रखना, इतने नाम है इसके। क्वांटिटेटिव भी इसी का नाम है, पॉलीजेनिक भी है इनहेरिटेंस, और इसका मैट्रिक ट्रेट बोल देंगे। कुमुलेटिव का मतलब मिलजुल के इफेक्ट आया है। तो आप इस हाइट को देख के ये बता सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है। यदि डोमिनेंट पेरेंट जितनी हाइट है तो बोलेंगे क्वालिटेटिव, और यदि रिसेसिव और डोमिनेंट के बीच की आ गई तो बोलेंगे क्वांटिटेटिव। देखिए आप आगे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए टाल प्लांट है 10 फीट का, हमने क्रॉसिंग करवा दी ड्वार्फ प्लांट जिसकी 4 फीट हाइट है, तो यदि इसकी हाइट 10 फीट आ गई, इसका मतलब तो क्वालिटेटिव है। पर यहाँ पे हाइट कितनी आई, 10 फीट है, तो 5 इसकी वजह से आती है और 5 इसकी वजह से आती है, ठीक है ना। तो 5-5 के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गए दोनों, और ये 4 है तो 2-2 के लिए ये हो गए, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। यदि हाइट 7 फीट बन गई ना, 10 नहीं बनी, तो ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, कुमुलेटिव जीन्स है, मैट्रिक ट्रेट भी बोलते हैं इसको। क्लियर। चलो अब एक सीड वेट है, न्यूमेरिकल है ये सीधा डायरेक्ट, कि भाई यदि 3 जीन है ए बी सी और बीज का वजन आया 30 ग्राम, ठीक है, और इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी इसका आया 6 ग्राम। यदि F1 जनरेशन में बड़ा ए छोटा ए बड़ा बी छोटा बी बड़ा सी छोटा सी है 30 ग्राम ही आया तो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। पर यदि वजन आया इसका 5, 10, 15, 16, 17, 18 ग्राम आया तो ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। क्या ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है, देखो जरा, हेयर लेंथ, न्यूमेरिकल है ये बहुत सारे। हेयर की लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ड्वार्फ की है 12 सेंटीमीटर। तो गैमेट बना इसके अंदर बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी, इसमें छोटा ए छोटा बी छोटा सी दोनों मिल गए, तो 60 है, 20, 40, 60, 10 की एक वैल्यू होगी। एक जिन की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 6 सी 60 आई है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो 10 इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू 2 है, तो 10, 2, 10, 2, 10, 2, 12 दूनी 24, 36 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि रेसिसिव भी अपने आप में एक्सप्रेस करता, कम एक्सप्रेस करेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इसको हमें, क्वांटिटेटिव, पॉलीजेनिक, मैट्रिक, क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट आता है, जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का हम रेशियो करें ना, आपकी बुक में ना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का थोड़ा सा पैराग्राफ दे दिया बस, पर थोड़ा सा याद रख लो, इसके लिए रूल लगता है बेटा 4:n, 4:n। कैसा, 1 पेयर पॉलीजीन होगा ना, तो 4:1 हो गया, तो 4 फिनोटाइप आएंगे। कितने फिनोटाइप आएंगे, 4, ठीक है ना। और रेशियो आएगा 1:2:1, यानी एक घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर आप उसी जिस रेशियो में बढ़ रहा है ना उसी रेशियो में घटेगा, यानी पहला और आखिरी वाला सेम मिलेगा।
4⁻², 16 बनेंगे। कितने बनेंगे? 16। 4⁻², आएगा तो 4 चौक 16 बनेंगे। 1 4 6 4 1, देखो दोनों आखिर में बराबर है, 1 4 बीच, यानी एक बात जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में घटेगा। 4⁻3, ये वुमेन्स की निकल रही है, ठीक है ना, तो 64 बनेंगे। 1 6 15 20 15 6 1, 1 6 15 20, मतलब जिस रेशियो में, देखो पहला आखिरी बराबर मिलेगा, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम मिलेगा, थर्ड और थर्ड लास्ट सेम मिलेगा, मतलब जिस रेशियो में बढ़ रहा है इसी में घटेगा। तो ऐसा ग्राफ ऐसा प्लॉट नहीं होगा, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। ऐसे ही 4 पेयर लेंगे तो 256, रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही बनेगा। इसमें कितने बने थे? 1 2 3 फिनोटाइप, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 7, इसमें कितने बनेंगे? 9, इसमें कितने बनेंगे? 11। तो रूल क्या लगेगा? 1 पेयर पोलीजीन 4 16 64 256 1024, 3 5 7 9 11, ठीक है ना? क्या बनेगा ये? ठीक है बेटा। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मैंने बताया था, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस 1 2 1 1 4 6 4 1 1 5 6 15 20 15 6, ऐसा रेशियो आएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, एक बार बढ़ेगा फिर घटेगा ऐसे, ठीक है। तो एक बार जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में बेटा घटेगा ये। उसी तरह यदि मेंडलियन होता तो क्या होता? देखो ध्यान से, 3:1 आया था तो 3 टाल बनेंगे, 1 ड्वार्फ बनेगा, ठीक है ना। F1 में टाल टाल बन गए थे, ये 3 टाल 1 ड्वार्फ बन गया था। पर पॉलीजेनिक होगा तो बीच का इंटरमीडिएट करेक्टर ऐसे आएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये जो ऐसे ग्राफ बनेगा ना, एक बार बढ़ेगा उस रेशियो में घटेगा, तो ये पहचान होती है क्वांटिटेटिव या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस बोलेंगे इसको हम। अब देखो ध्यान से, ये दिखा रखा है जैसे कर्नेल कलर इन व्हीट, ह्यूमन स्किन कलर, जैसे एग्जांपल दे रखा है ये। तो इसको हम इतना बड़ा चार्ट बनाने की बजाय 2⁻3 है तो 4⁻3 है, 64 बनेगा ना, ये 64 दिखा रखे होंगे। तो 64 को ऐसे ना दिखा के सिंपल हमें ग्राफ प्लॉट करके दिखा दें तो बात बन जाएगी ना। तो इसको बोलते हैं हम बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इसको हमें? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा लिंकेज मैप और क्रोमोसोमल मैप। अरे जीन जो होते हैं ना क्रोमोसोम के ऊपर लीनियरली अरेंज होते हैं। द लिंकेज और जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैप इज अ लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस एंड रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ वेरियस जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज मैप। जैसे मैंने बताया था 1% क्रॉसिंग ओवर वैल्यू जो होती है, 1% क्रॉसिंग ओवर वैल्यू का मतलब होता है 1 मार्गन डिस्टेंस, 1 मार्गन डिस्टेंस। जैसे देखो ध्यान से, कोई भी जब एग्जांपल हम देखेंगे, मान लीजिए मैं कहता हूं ए और बी जीन के बीच की क्रॉस ओवर वैल्यू 5 है, 5 मार्गन है। बी और सी के बीच में 2 मार्गन है और ए और सी के बीच में 3 मार्गन है। तो सीक्वेंस बताइए जीन का क्या होगा? अरे कुछ नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करो बेटा। ए और बी के बीच में, ये ए जीन है, पहले कितनी बना, तो बी 5 है, 1 2 3 4 5, कितनी है? 1 2 3 4 5। ए और बी जीन के बीच में 5 है, पहली टर्म कंडीशन पूरी होगी हमारी। क्रॉस ओवर वैल्यू डिस्टेंस होती है 2 के बीच में, रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, मार्गन में मापते हैं इसको, ठीक है। इसकी क्या बोलते हैं? सेंटी मार्गन, ये दिखा रखी है। और मार्गन को हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अब देखो ध्यान से, बी और सी के बीच में 2 है, तो सी यहां भी हो सकता है बेटा और सी यहां भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी बनेगी ना सी की, जितना बताई ना इसने, बी और सी ने कहा है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, ए और सी के बीच में 3 है, तो ये ठीक है, ये गलत है। तो सीक्वेंस क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट पूछता है तो ए सी बी, और राइट टू लेफ्ट पूछता है तो बी सी ए, ठीक है ना। चलो एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूं, दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो ये देख लो, कोई भी न्यूमेरिकल कर लो, कोई बात नहीं है। देखो बी और वीजी के बीच में डिस्टेंस, बी और वीजी के बीच में 18 है, बी और वीजी के बीच में कितनी है?
ये बी हो गया, वीजी के बीच में 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, वीजी के बीच में 18 होगी, पहली चीज होगी। बी और सीएन के बीच में 9 है, तो 9 ही साइड में जा सकती है। और यहां पे देख लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पॉइंट में मत देखो, 9 देख लो, ये 9 ये हो गया सीएन। और सीएन और वीजी के बीच में ये भी 9.5 बनेगी, तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, बी सीएन वीजी। तो ये आपको हिट एंड ट्राई मेथड करना पड़ेगा। जैसे ए और बी के बीच में मान लीजिए 4 है, बी और सी के बीच में मान लीजिए 2 है, ए और सी के बीच में 6 है, तो सीक्वेंस ड्रा करो। देखो ध्यान से, ए और बी के बीच में कितनी है, 4, 1 2 3 4, पहला पॉइंट ठीक हो गया। बी और सी के बीच में 2 है, 1 2 यहां भी हो सकती है, सी यहां भी हो सकती है। ए और सी के बीच में 6 है, तो ये गलत होगी, ये ठीक हो गया। तो सीक्वेंस क्या होगा इसका, ए बी सी। पेपर वाला ये पूछ सकता है राइट टू लेफ्ट बताओ, सी बी ए। तो ये है लिंकेज में बोलते हैं बेटा, इसको बहुत आसान है कॉन्सेप्ट। ये 2-3 एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इसको बुक में से करना। ये ए और सी के बीच में 7 दे रखी है, ए और बी के बीच में 3 दे रखी है, बी और सी के बीच में 10 है, तो आगे सीक्वेंस ये हो गया। तो ये आप बना सकते हो, इसका ड्रा भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा दिया हुआ है, थोड़ा सा हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे। देखिए क्या होता है, एक ये कीड़ा दिखा रखा है भाई, बोनीलिया नाम का एनेलिडा है, एक छोटा सा कीड़ा है, इसमें ये पूरी फीमेल ही है। फीमेल की यहाँ पे जो कैविटी होती है ना, देखिए यहाँ पे मेल इसमें रहता है, मेल फीमेल की बॉडी के अंदर मेल रहता है एज ए पैरासाइट। देखो ध्यान से, बोनीलिया। अब क्या होता है, इज ए सेक्सुअल अनडिफरेंशिएटेड एनी लार्वा कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑलरेडी ग्रोन फीमेल डेवलप इनटू स्मॉल मेल। मतलब लार्वा जिस पानी में ये बोनीलिया है ना, यदि वहां पे कोई लार्वा आ गया और वहां पे पहले से फीमेल है, तो फीमेल में से कुछ केमिकल निकलते हैं बेटा, हार्मोन्स, वो उसको स्टिमुलेट करेंगे, तो मेल बन जा भाई। और वो मेल बन जाता है और एज ए पैरासाइट जो उसे उसी के अंदर रहता है। और यदि उस पानी में ये बोनीलिया फीमेल नहीं है ना, तो ये फीमेल ही बनेगी। यदि कोई पानी में नहीं है तो फीमेल बनेगी पक्का, और पहले से ही पानी में फीमेल है तो क्या बन जाएगी, वो मेल बन जाएगी, मतलब मेल बन जाएगा वो। ठीक है, उसी तरह दूसरा देख लो एग्जांपल है, तो बताता हूं आपको। अलोन लार्वा फीमेल बनेगी, अलोन विद फीमेल है तो डेवलप इनटू मेल। उसी तरह एक फ्री लिविंग जो होता है, एक और ये होती खरखा है क्रिपिडुला। क्या होता है, क्रिपिडुला। ये भी अकेला बनेगा तो पानी, ये मोलस्का है, ये मोलस्का है, और ये क्या था भैया, क्या एनिलिडा था, क्या ये एनिलिडा सेगमेंटेड वर्म। ये मोलस्का अकेला उगेगा तो ये फीमेल बनेगा, पहले से ही पानी में फीमेल है नियर बाई, तो क्या बन जाएगा, मेल, ताकि पॉपुलेशन मेंटेन रह जाए। चलो एग साइज के ऊपर बेटा, एक वर्म है डायनोफिलस। ठीक है, इसमें क्या होता है, लार्ज साइज के जो एग होते हैं ना, वो फीमेल में बदलते हैं, छोटे साइज के किसे बदलेंगे, मेल में। अब चलो कोई बात नहीं। इंक्यूबेशन टेम्परेचर, टर्टल कछुआ वगैरह नहीं होते, तो इस टर्टल में क्या होता है भाई, लो टेम्परेचर होता ना तो मेल बनेगा, यानी 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर ना पानी का, जिसने वहां पे अपने अंडे डाल रखे हैं, तो क्या होगा वहां पे, क्या बनेंगे भाई, लो टेम्परेचर मोटिवेट मेल। और यदि टेम्परेचर हाई है, यानी गर्मियों में ज्यादा क्या पैदा होंगे भाई, इसमें फीमेल पैदा होगा। तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है सेक्स भी इसका। उसी तरह ये दिखा रखा है भाई इन्होंने, एलिगेटर मगरमच्छ का भाई है, इसमें हाई टेम्परेचर पे, इसमें हाई टेम्परेचर पे क्या बने थे, फीमेल, इसमें हाई टेम्परेचर पे क्या बनेगा, मेल, और लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, फीमेल। तो पर ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है भाई ये। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको। अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन। आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है भाई, ठीक है, फीमेल, देखो पहले हमेशा फीमेल को लिखेंगे, ध्यान रखना, बाद में मेल को लिखेंगे। हमारे अंदर 44 तो होते हैं ऑटोसोम, और फिर क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सेक्स क्रोमोसोम है, आइडियोसोम भी बोलते हैं, एलोसोम भी कहते हैं इनको। पहले हमेशा लिखते हैं फीमेल को और फिर लिखते हैं हम मेल को, ये ध्यान रखना। यानी देखो ध्यान से, पहले फीमेल को रखा हमने, एक्स एक्स, ये हो गया एक्स वाई, ये मेल को रख दिया।
तो फीमेल के अंदर तो सिर्फ एक ही गैमेट बनेगा बेटा एक्स, और मेल के अंदर बनेगा दो, एक एक्स एक वाई। यदि एक्स एक्स जुड़ गए तो फीमेल बनेगी, और एक्स वाई जुड़ गया तो क्या बनेगा, मेल। यानी यदि मेल के अंदर एक्स ना निकले, केवल वाई निकले तो लड़के होंगे सारे, और वाई ना निकले तो सारी क्या होंगी, लड़कियां। फीमेल में तो बनती ही एक्स है। यानी सेक्स ऑफ द चाइल्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। दूसरा, मैन और ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर ये भी मतलब सेम क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल इज होमोजाइगोटिक, मेल इज हेटेरोजाइगोटिक। जिसमें मेल हेटेरोजाइगोटिक हो ना, उसको एक्स एक्स वाई वाई से दिखाते हैं हम। उसी तरह दूसरा होता है ग्रास होपर और कॉकरोच के अंदर। ग्रास होपर कॉकरोच के अंदर एक्स 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 जीरो होता है। जीरो का मतलब वो क्रोमोसोम नहीं है, जीरो मतलब है ही नहीं, मतलब ये फीमेल है ये मेल है। कॉकरोच और ग्रास होपर में मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है। ग्रास होपर और कॉकरोच के अंदर मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है, फीमेल के अंदर एक ज्यादा होता है। अब इसमें देखो एक गैमेट बनेगा एक्स, तो इसमें एक एक्स और एक हो सकता है खाली वाला रह जाए, जीरो बन गया, तो एक्स एक्स ये फीमेल बनेगी, और एक्स जीरो यदि ये चला के अकेला रह गया तो ये क्या बनेगा, मेल बनेगा। ये जीरो दिखाना पड़ेगा आपको, ना दिखाओगे सारे फीमेल बन गए। तो इसमें मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है, इसको जीरो से दिखा दो, तो जीरो का मतलब यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम आया, इसका मतलब ये क्या बनेगा, मेल बनेगा ये। तो एक्स 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 वाई किस में होता है बेटा, ड्रोसोफिला और उमन के अंदर, और एक्स 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 जीरो कॉकरोच और ग्रास होपर जो टिड्डा होता है ना उसके अंदर। अब आते हैं, ये तो वो कंडीशन थी जिसमें मेल हेटेरोगैमेटिक है। अब मैं बात करूंगा जहां पे मेल होमोगैमेटिक होते हैं, फीमेल हेटेरोगैमेटिक होते हैं, कुछ जीव ऐसे भी तो होते हैं, उनको हम जेड से दिखाएंगे। जेड डब्ल्यू डब्ल्यू, क्या बोलेंगे इसको, जेड डब्ल्यू जेड जेड, जेड डब्ल्यू जेड जेड। ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स में होता है बेटा। यानी ह्यूमन में तो क्या होता है, फीमेल में होमोगैमेटिक होते हैं, यानी बर्ड्स और रेप्टाइल्स में मेल रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड के लिए। हमारे में तो क्या है, हमारे में तो ह्यूमन में तो क्या है, मेल रेस्पॉन्सिबल रहता है, पक्षियों में फीमेल रेस्पॉन्सिबल होती है, उल्टा बोल गया। तो यानी यहां पे क्या होता है, एक्स एक्स, फीमेल में तो एक्स ही क्रोमोसोम निकलेगा बस, मेल के अंदर एक्स और वाई, यानी मेल रेस्पॉन्सिबल हुआ ना सेक्स ऑफ द चाइल्ड के लिए। पर बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर कौन जिम्मेवार होता है भाई, फीमेल रेस्पॉन्सिबल होती है। ये फीमेल है ये मेल है। अब इसमें दो बनेंगे, एक जेड बनेगा एक डब्ल्यू बनेगा, इसमें एक जेड ही बनेगा, जेड 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 डब्ल्यू। ये क्या बन गया भाई, मेल, और ये क्या बन गई, फीमेल। यानी जेड हमने क्रोमोसोम को यदि एक्स से दिखाया ना, तो क्लियर मान लो कि फीमेल है वो होमोगैमेटिक है, मेल क्या है, हेटेरोगैमेटिक है। और यदि मैं जेड से दिखाता हूं किसी क्रोमोसोम को, तो ये बायोलॉजिकली अंडरस्टूड है कि फीमेल तो हेटेरोगैमेटिक है और मेल क्या है, होमोगैमेटिक, हमारे से उल्टा है। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर जेड डब्ल्यू जेड जेड होता है, बटरफ्लाई और मोथ के अंदर जेड जीरो जेड जेड। जीरो का मतलब क्रोमोसोम नहीं है, यानी फीमेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है मेल से, जैसे ऊपर वाले में दिखाया था हमने। एक और आता है भाई ड्रोसोफिला के अंदर, एक ये भी केस में देखने को मिला था, टीएच मार्गन ने ढूंढा था, जेनेटिक बैलेंसिंग थ्योरी। उसने बताया यदि एक्स बाई ए रेशियो, सेक्स क्रोमोसोम अपॉन ऑटोसोम का रेशियो 0.1 आता है ना, तो मेल बनेगा। 0.1 वैल्यू आती है तो क्या बनेगा, मेल। 1 आता है तो फीमेल बनेगी सॉरी। 0.5 है तो मेल, 1 है तो फीमेल। 0.5 से 1 की वैल्यू बीच में आ गई, मानी 0.65, 0.75, 0.85, मतलब 50 पैसे और 1 रुपये के बीच में जितने भी संख्या 51, 52 से लेकर 99 तक कोई वैल्यू आ गई, तो उसको बोलते हैं गाइनोड्रोमोप्स। मतलब जो मधुमक्खी, ये जो ड्रोसोफिला होती है, ये क्या होगी, आधी तो मेल होगी, आधी क्या होगी, फीमेल। आधा पोर्शन इसका मेल का होगा, आधा किसका होगा, फीमेल। इंटरसेक्स बोलते हैं इसको, गाइनोड्रोमोर्फ्स कहते हैं इसको। 1 से ज्यादा वैल्यू है तो सुपर फीमेल, और 0.5 से नीचे वैल्यू है तो सुपर मेल।
मेटा मेल भी कह देते हैं इसको। ये दोनों वास्तव में स्ट्राइल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, स्ट्राइल होते हैं। तो जेनेटिक बैलेंसिंग थ्योरी आपके एनसीईआरटी में है नहीं, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इस तरह से भी होता है। 0.5 वैल्यू आई है एक्स बाई ए रेशियो, सेक्स क्रोमोसोम अपॉन ऑटोसोम का रेशियो यदि 0.1 आया तो मतलब 1 आया है तो फीमेल, 0.5 आया तो मेल, 0.5 से 1 आया है तो इंटरसेक्स गायनोड्रोमॉर्फ्स, मोर देन 1 है सुपर फीमेल, 0.5 तो नीचे है सुपर मेल। सुपर फीमेल और जो सुपर फीमेल है, मेटा फीमेल मेटा मेल बोलते हैं इसको, ये स्ट्राइल होते हैं बेटा। क्या होते हैं ये, स्ट्राइल। टॉपिक है बेटा पेडागरी एनालिसिस। आजकल ना आप किसी भी, जैसे मान लीजिए एम्स में जाते हैं आप, तो एम्स वाले कभी भी डायरेक्ट नहीं देखते पेशेंट को, रेफर केस देखते हैं। जैसे आप पहले हरियाणा से हो तो पहले आप अपने डॉक्टर दिखाओगे, फिर सिविल हॉस्पिटल, फिर पीजीआई में लिखेंगे, पीजीआई वालों से इलाज नहीं होगा तो फिर वो आपको एम्स में रेफर करेंगे। अब एम्स में जाते ही क्या करेंगे, जो डॉक्टर होता है ना, हिस्ट्री लेना सिखाते हैं, सबसे बड़ी बात है। हमारे यहाँ भी लेते हैं पर वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मानते हैं चीज़ों को। वो पूछेंगे आपको क्या बीमारी है, तो राउंड को दिखाते हैं हम बेटा फीमेल से और इसको दिखाते हैं मेल से। भाई आप कितने भाई बहन हो, मान लीजिए आप 3 हैं, ठीक है ना, आप मेल हैं, 2 आपकी फीमेल बहनें हैं, तो वो दिखाएंगे मम्मी पापा को किसको बीमारी थी, राउंड दिखा दिया। तो एक पेडागरी चार्ट ड्रा करते हैं, वो किसी की फैमिली हिस्ट्री का चार्ट बना लेते हैं कि ये बीमारी इसके दादा को थी, नाना को थी, मम्मी को थी, अब इसमें आएगी। तो वो जेनेटिकली बीमारी देखने के लिए होती हैं ये चीज़ें। कई बार जैसे क्या होता है, हमारे को शुगर होगा, मैं देखता हूँ मम्मी को भी होती है तो आप ज़्यादा चांस होते हैं आपको होने के, दादा दादी को भी होती है तो आपको और ज़्यादा चांस हो गए, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में आपके में वो जीन प्रेजेंट है जिससे वो बीमारी होती है। आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। अच्छी बात तो ये है कि आपको पहले से पता लग गया कि आपको बीमारी होगी तो आप बचाव कर सकते हैं। बुरी बात यह है होनी ही है तो आप उसको डिले जरूर कर सकते हैं कि जब आपको पता लग गया आपकी मम्मी को भी शुगर है, आपको ये पता लग गया भाई आपके मतलब दादा दादी को भी थी, तो आप ज़्यादा कॉन्शियस रह सकते हैं, मीठा शुरू से ही बंद करके अपना एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं। तो यानी हमने सिंबल डिसाइड कर दिया बेटा। ये देखो ध्यान से, पेडिग्री इट इज द रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट फॉर 2 और मोर जनरेशन, ठीक है ना, और डायग्राम की फॉर्म में दिखा देते हैं। यदि हमने मेल से शुरुआत की है तो प्रोपोसिटी, या फीमेल से शुरुआत की है तो प्रोपोसिटा बोलते हैं बेटा। मेल को हम स्क्वायर से दिखाते हैं, राउंड को हम फीमेल से दिखाते हैं। यदि हमने ये अंदर से हमने ब्लैक कर दिए को कलर से तो बीमारी होगी, वो हम पहले रिप्रेजेंट कर देंगे भैया इस बीमारी को दिखा रहा है, शुगर डायबिटीज दिखा रहा है, हार्ट अटैक दिखा रहा है, स्ट्रोक दिखा रहा है, कोई स्किन डिजीज दिखा रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज दिखा रहा है। ये डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं और बीच में 2 ये मीटिंग, इनके बीच में मीटिंग हुई है, ये मीटिंग विद बिटवीन रिलेटिव, ये बीमारी कैरियर, ये डेथ होगी। तो अलग अलग हमने सिंबल डिसाइड कर दिए। ये मेडिकल में पढ़ना पड़ता है सबको सिंबल, ऐसा नहीं है तुम तो फीमेल को दिखा दो राउंड से और तुम दिखा दो इसको इसे स्टाइलिश, ऐसा नहीं है, सिंबल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो पेडागरी एनालिसिस का फायदा क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है बेटा। जो आपकी बुक में पेडागरी एनालिसिस दिखाया हुआ है, इसमें देखो ये मेल से दिखा दिया, ये मेल दिखा दिया, ये फीमेल दिखा दी, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखा दिए, ठीक है, और ये मीटिंग हस्बैंड वाइफ। ये यदि आपस में रिलेटिव में ही मीटिंग करवाई है तो आजकल क्या होता है, जेनेटिकली इनब्रीडिंग रिप्रेजेंट होता है बेटा। अपने परिवार में ही जैसे हम मतलब अपने रिलेटिव में शादी नहीं की जाती, क्योंकि उससे क्या होता है रिसेसिव जीन रिसेसिव रह जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर सर्वाइवल तभी होगा जब ज़्यादा वेरिएशन आएगा। वेरिएशन कब आएगा, जो अनरिलेटेड मतलब स्पीशीज सेम होनी चाहिए, अनरिलेटेड जो आपस में रिलेटिव नहीं हो ना, उनके बीच में क्रॉसिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर देखो जहाँ से पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये ऊपर दिखा दिए, ये हस्बैंड है, यहाँ से शुरुआत की थी हमने, तो ये मेल है, ये फीमेल है, इनका पहली बड़ी लड़की हुई, फिर छोटा लड़का हुआ। इसी तरह ये नॉर्मल हस्बैंड, ये वाइफ, बच्चा अफेक्टेड है, बच्चे को बीमारी हो गई है। फिर आजकल क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखते हैं, दादा दादी से बच्चे जो आते हैं ना, वो तो गुण जो आते हैं वो दिखाते हैं। 5 अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, मतलब 5 बच्चे हैं तो बार बार ना दिखा के हम 5 ऐसे लिख देते हैं और हम दिखा देते हैं अनअफेक्टेड का कोई बीमारी नहीं है। तो पेडागरी चार्ट ड्रा करते हैं बेटा हम, इससे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी, जैसे ये देखो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज दिखा रखी है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, फीमेल के अंदर यदि देखे जाए तो यदि फीमेल, देखो इस ऊपर वाले में हम देखते हैं फीमेल ज़्यादा इफेक्ट फीमेल से ही गुना रहा है, इसके अंदर हम देखेंगे तो मेल के अंदर आ रहा है। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं भाई, ठीक है ना, पर यहाँ पे ऑटोसोमल रिलेटेड है तो इसमें सेक्स का कोई रिलेशन नहीं है। तो इन दोनों की आपने स्टडी करनी है कि देखो यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड थी, फिर मेल अफेक्टेड आया, फिर जो बच्ची लड़की थी वो भी अफेक्टेड थी, अब इसकी जो शादी हुई किसी आदमी के साथ, उसकी जो बेटी हुई उसको भी ये डिजीज़ है, ठीक है ना। पर यदि जेनेटिकल डिजीज होती है तो फीमेल से
मेल में पक्का बनती है बीमारी, क्योंकि मेल में तो एक एक्स क्रोमोसोम आना ही था ना, इसलिए ये ऑटोसोम रिलेटेड डिजीज है भाई। ठीक है, ये डोमिनेंट टाइप की है, ये कौन सी है, रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या आएगा, हीमोफीलिया आएगा, कलर ब्लाइंड आएगा, और ड्रोसोफिला का आई कलर। ये 3 ही एग्जाम्पल हैं, इनको प्लीज याद कर लेना। कल आप देखिए ध्यान से, जो मैंने बताई थी मेंडेलियन डिजीज जो होती हैं, ठीक है, इसमें एक सबसे पहले बीमारी बताते हैं कलर ब्लाइंड। मैंने बताया था रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं पता लगता, ग्रे कलर का दिखाई देता है, उनको ना डिफेंस में भेजा जाता है, ना पुलिस वगैरह में भेजा जाता है, ना ही मतलब डॉक्टरी लाइन में, ना ही कोई टेक्निकल जो वहाँ पे मतलब कलर से रिलेटेड काम होता है वहाँ पे नहीं भेजा जाता है। तो अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक कर ले। ये क्या है भाई, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसकी हेडिंग कैसे बनानी होती है, वुमन हैव 44 ऑटोसोम्स and 2 sex chromosome. Female have 2 X chromosome, male have 1 X chromosome and Y chromosome. As Y chromosome is very small, so only X chromosome carries some extra gene. ठीक है, such gene are called sex-linked gene, and inheritance of these sex-linked gene is called sex-linked inheritance. And there are 2 diseases which are sex-linked. This is called, one is called hemophilia, another is called color blindness. तो इसको क्योंकि रिसेसिव डिजीज है तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये है नॉर्मल फीमेल है बेटा, ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है XX। मान लीजिए मैं दिखाता हूँ XC, इसका मतलब ये है बेटा कलर ब्लाइंड फीमेल, और मैं कहता हूँ XY नॉर्मल मेल, और XCY लिखूं तो ये कलर ब्लाइंड मेल हो गया। पर फीमेल के अंदर एक कंडीशन और आती है, XCX यानी कैरियर बट नॉर्मल, ये है नॉर्मल बट कैरियर है ये। मेल कैन नॉट बिकम कैरियर, मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मेल में तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, नॉर्मल या अफेक्टेड। फीमेल में नॉर्मल, अफेक्टेड और कैरियर की पॉसिबिलिटी बनती है। अब यदि न्यूमेरिकल पूछा जाए कि ए नॉर्मल फीमेल हुज फादर या हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड, इट मीन्स वो कैरियर है, इट मीन्स क्या है, वो कैरियर। यदि मैं आप पूछूं आपसे कि एक नॉर्मल फीमेल है भाई, एक नॉर्मल फीमेल हुज फादर या मदर वाज कलर ब्लाइंड बोलूं ना मैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं नॉर्मल फीमेल कहता हूं तो XX लिख दो, और जैसे ही मैंने अगली लाइन लिख दी हुज फादर और मदर वाज कलर ब्लाइंड, इसका मतलब वो क्या है, कैरियर है। मैरी विद ए कलर ब्लाइंड मेल, मैरी विद ए कलर ब्लाइंड मेल, न्यूमेरिकल आएगा ऐसे, ए नॉर्मल फीमेल हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड या हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड, इसका मतलब कैरियर है वो। मैरी विद ए कलर ब्लाइंड मेल, ये बना दिया। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर सन, या और व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर डॉटर, या व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर प्रोजनी ऑफ स्प्रिंग टू बिकम कलर ब्लाइंड, टू बिकम कैरियर, टू बिकम नॉर्मल, कुछ भी पूछे तुरंत निकाल लो। देखो बेटा ये आ गया XC कलर ब्लाइंड बन गया ना, ये फीमेल बन गया कलर ब्लाइंड, और ये बन गया XCY, ये भी क्या बन गया, कलर ब्लाइंड मेल, ये बन गई कैरियर, और ये बन गया नॉर्मल। अब इस F1 में से कोई भी कुछ पूछ ले, वो पूछता है ए नॉर्मल फीमेल हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, मैरिज विद ए कलर ब्लाइंड मेल, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर सन टू बिकम कलर ब्लाइंड। सन तो ये 2 ही ना, 50% सन नॉर्मल होंगे, 50% कलर ब्लाइंड होंगे। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर डॉटर टू बिकम कलर ब्लाइंड, 50% कलर ब्लाइंड होंगे, 50% नॉर्मल होंगे। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर डॉटर टू बिकम कैरियर, 50% फीमेल में। और व्हाट इज द टोटल पॉसिबिलिटी टू बिकम नॉर्मल, तो 4 में से केवल एक नॉर्मल तो एक ही बना है, एक कैरियर बनी है, 2 अफेक्टेड बने हैं। ठीक है ना। न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है टीचर, वो ध्यान से सुनना आपने, ऐसा नहीं जो मैं बोल रहा हूं वही बोलेगा। ए नॉर्मल फीमेल हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो ये नो लिखना पड़ेगा। वैसे कहता है नॉर्मल फीमेल, तो ये आ गया। मैरी विद ए कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है ना। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू बिकम कलर ब्लाइंड, नहीं है, ठीक है ना। XY हो गया, तो ये पर देख लो XY, तो केवल कलर एक कैरियर बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। और तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। C दिखाओगे क्या मतलब क्या, तो कलर ब्लाइंड है। सेम यदि मैं बात करता हूँ हीमोफीलिया के लिए, तो मैं दिखाऊंगा ये नॉर्मल फीमेल, ये कैरियर फॉर हीमोफीलिया, H दिखा दिया।
फिर मैं कहता हूं XH, ये फीमेल तो मरेगी भाई पक्का, डाई, लिथल जीन हो गया, व्हेन जीन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन एंड कॉज डेथ। ठीक है ना, ये नॉर्मल, ये मेल हीमोफिलिक है पर दवाई लेकर काम चल जाता है, जिंदा रह जाता है, ये नॉर्मल मेल। तो अब देखो ध्यान से, मैं ये सेम कहता हूं, ए नॉर्मल फीमेल हुज फादर वाज हीमोफिलिक, यानी नॉर्मल फीमेल है पर फादर हीमोफिलिक है, तो एक एक्स क्रोमोसोम तो वहां से भी आया है, तो इसका मतलब वो कैरियर है। मैरी विद ए हीमोफिलिक मेल, अब जो उसका हस्बैंड है उसको भी हीमोफिलिक है। अब बच्चों के अंदर देखो ये क्या आएगा, XH, ये तो मरेगी पक्का भाई, क्योंकि जीन वन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन एंड कॉज डेथ इज कॉल्ड लिथल जीन। ये सेक्स लिंक्ड लिथल जीन हो गया बेटा। जैसे सिकल सेल एनीमिया में तो क्या था, ऑटोसोमल लिथल जीन था, ये कौन सा है, सेक्स लिंक्ड लिथल जीन। और ये हो गया बेटा XHY, ये भी हीमोफीलिया पर सर्वाइव कर जाता है, इसको दवाई वगैरह टाइम पे अपने पास ही रखनी पड़ते हैं 24 घंटे, यानी ये नॉर्मल बनेगा। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल भी बनता है। तो आप कोई भी रेशियो देखते हैं ना, कोई भी पूछे आपसे तो बता सकते हो आप इसको। क्लियर समझ में आ गया? तो मैंने दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, एक्स देखो, जब आगे बात यहां पे हमारी ये आगे XY नॉर्मल हो गए, XCY कलर ब्लाइंड मेल हो गया, XCX कैरियर, XCXC कलर ब्लाइंड क्या होगा, फीमेल। मेल 8% होते हैं लगभग कलर ब्लाइंड, फीमेल 0.0%। इतना कम क्यों है? क्योंकि फीमेल कैरियर हो सकती है, मेल कैरियर नहीं हो सकता, इसलिए मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। क्यों? क्योंकि मेल में कैरियर के चांस नहीं है। मेल में एक्स के ऊपर आ गया तो मैं अफेक्टेड बन गया, नहीं आया तो नॉर्मल बन गया। वाई छोटा क्रोमोसोम हो तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा जीन लाने की जगह ही नहीं है। ठीक है, तो पहली बीमारी होगी कलर ब्लाइंडनेस, पूरी पता लगी आपको। दूसरी होती है हीमोफीलिया, जिन आदमियों के, क्वीन विक्टोरिया जो थी ना बेटा, कैरियर थी वो हीमोफीलिया के लिए, उनकी कई जनरेशन में हीमोफीलिया हुआ। इंग्लैंड की महारानी थी ये, तो बड़ा पॉपुलर नाम है, कैरियर ऑफ द डिजीज, हीमोफीलिया के लिए थी, कलर ब्लाइंड के लिए नहीं थी वो। और उन्होंने अपने बेटों को कई बीमारी ट्रांसफर करी। नेक्स्ट आता है सिकल सेल एनीमिया, ये भी सेक्स लिंक थी, ये ऑटोसोमल है। सेक्स लिंक तो एक तो कलर ब्लाइंड है, एक हीमोफीलिया है। ऑटोसोम वाली कौन सी है, सिकल सेल एनीमिया। ये नॉर्मल मेल या फीमेल है, नॉर्मल मेल और फीमेल। HBS अफेक्टेड, ये तो मरेगा पक्का। और HBS ये कैरियर होते हैं। इसमें देखो, इन हीमोफीलिया में, कलर ब्लाइंड में तो मेल कैरियर नहीं हो सकता, केवल फीमेल कैरियर होती है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही वो सेक्स लिंक जीन होता है। पर सिकल सेल एनीमिया के अंदर, ध्यान से सुन लो, सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ऑटोसोम रिलेटेड डिजीज, एक्स क्रोमोसोम में कोई लेना देना नहीं है, इसमें मेल भी कैरियर हो सकता है और फीमेल भी कैरियर हो सकती है। यानी सिकल सेल एनीमिया के केस में मेल भी कैरियर हो सकता है और फीमेल भी कैरियर हो सकती है। अब मैंने बताया था 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन गया था, वेलिन बन गया था। कैसे? डीएनए में था GAG, एक ही जगह गलती से टी आ गया, केवल एक चीज बन गया, एडिनोसाइन की जगह थाइमिन आ गया, एडिनाइन की जगह। तो ये जब एमआरएनए बना तो GAG बन गया, जो GAG बनना था इसकी जगह GUG बन गया, एक ही जगह यू आ गया, क्योंकि थाइमिन की जगह क्या था, यूरेसिल आता है आरएनए के केस में। और जिसकी वजह से 6th पोजीशन पे बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन गया, वेलिन। जो नॉर्मल आरबीसी थी उसकी जगह क्या बन गई, सिकल शेप, दराती जैसी एस शेप की क्या बन गई, आरबीसी। और आदमी क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिक पेशेंट बन गया। ठीक है, एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं, एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होती हैं, एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं, एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं, और फिर टोटल मिला के 574 अमीनो एसिड हो गए। 4 आयरन ग्रुप होते हैं जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। यदि ये समझ बनाए तो नेट पर डाल के देख लेना, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, तो दिखाई दे जाएगा। मतलब 4 कड़े ले लिया आपने और 2 रिबन लाल कलर के, 2 नीले कलर के रिबन लेके, अरे ऐसे रख कर रख दो स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होगा ना, जो वो एक तरह का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा, किसका भला, हीमोग्लोबिन का। देखो ये रहा HBA, ये भी कैरियर, फीमेल मेल भी कैरियर। तो जो लास्ट में जो बना ना HBS, ये डाई पक्का मरेगा, लिथल जीन होगा। लिथल जीन की रेशो क्या आती है, 2:1, 2 तो बनेंगे कैरियर, 1 बनेगा नॉर्मल। ठीक है ना। व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन एंड कॉज डेथ, दिस इज कॉल्ड लिथल जीन।
लिथल जीन के मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिए, तो हीमोफीलिया का सेक्स लिंक्ड वाला हो गया, और ऑटोसोमल से रिलेटेड हो गया सिकल सेल अनीमिया वाला। एक बीमारी होती है बेटा फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इसमें क्या होता है, फिनाइल एलेनिन को थायरोसिन में बदलता है एंजाइम। किसमें बदलता है? फिनाइल एलेनिन को थायरोसिन में, और वो एंजाइम बनता नहीं है। अब वो एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड हमारे ब्रेन में इकट्ठा होने लग जाएगा, और जिसकी वजह से मेंटली रिटार्ड बन जाएंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हम मंदबुद्धि के बन जाते हैं। एक जीन की वजह से दिमाग की काम करना बंद। इस बीमारी का नाम होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है ना। एक होता है थैलेसीमिया। बेटा ये इन पेशेंटों को बचाने के लिए तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कैंप लगते हैं। इनमें क्या होता है, खून बनता है, कुछ समय बाद खून अपने आप की शेप चेंज कर लेती है, श्रिंकल्ड हो जाती है, रिंकल्स हो जाती है, पूरी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अल्फा चेन में डिफेक्ट हो तो अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा चेन में 2 जीन होते हैं, HbA1 HbA2, 16 क्रोमोसोम पे होते हैं, 16 क्रोमोसोम पे 2 जीन होते हैं। बीटा चेन के लिए HBB 11 नंबर क्रोमोसोम पे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अल्फा चेन बीटा चेन खराब होती है, हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो जाती है। हीमोग्लोबिन की शेप चेंज होती है, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती और हमारी डेथ होनी निश्चित हो जाती है। इसलिए उनको हर 15-10 दिन बाद खून बदलना पड़ता है। तो हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि उन बच्चों की जान बच सके जिनको थैलेसीमिया की बीमारी है, ठीक है ना। तो ये याद रख लो भाई, अल्फा चेन में 2 जीन होते हैं, जो 16वें क्रोमोसोम पे होते हैं। बीटा चेन में 11वें क्रोमोसोम पे 1 जीन होता है, तो जिसकी वजह से थैलेसीमिया होता है। इन पेशेंट को हर 15 दिन के बाद खून की ज़रूरत पड़ती है भाई। तब बेटा नॉन डिसजंक्शन, देखिए क्या होता है जब माइटोसिस मियोसिस होता है ना, सेल साइकिल जब डिवाइड करती है। देखिए एक तो ह्यूमन सेल है ना भाई, ये 24 घंटे में डिवाइड कर जाती है। G1 S G2 M 4 फेज को हम कहते हैं सेल साइकिल। 10 9 4 1 G1 में होता है 10 घंटे, ठीक है ना। G1 S G2 M, तो 24 घंटे, ये 10 9 4 1 आवर्स होते हैं लगभग। 10 और 9 19 और 4 23 और 1 24 घंटे। यानी G1 S G2 और M, तो G1 में कितना टाइम लगेगा 10 घंटे, S में 9 घंटे, और फिर 4 घंटे G2 में, और 1 घंटा लगेगा माइटोसिस डिवीजन में। तो ये टाइम भी डिवाइड करने का न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार। और दूसरा क्या होता है, जब नॉन डिसजंक्शन, जब वे मेटाफेज में जो ये प्लेट बनती हैं, बेस्ट क्रोमोसोम दिखाई देते हैं मेटाफेज प्लेट में। और कैरियोटाइप में भी मैंने पहले बता रखा है, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम को प्लेन पेपर पे अरेंज कर देना डिक्रीजिंग देयर साइज के अनुसार, उसको बोलते हैं कैरियोटाइप। 7 ग्रुप में होते हैं, A B C D E F G। एक्स क्रोमोसोम C ग्रुप में आता है, वाई क्रोमोसोम छोटा हो तो G ग्रुप में आता है, लार्जर साइज के क्रोमोसोम A ग्रुप पे आते हैं, स्मॉलर साइज के G में आते हैं, ठीक है ना। तो 3 2 7 3 3 2 2 ऐसे हम ग्रुपिंग करते हैं। 7 ग्रुप में हमने कैरियोटाइप ड्रा कर रखा है। नेट पे आप ह्यूमन कैरियोटाइप ड्रा कर सकते हैं। तो एमिनोसेंटेसिस टेक्निक जब यूज किया करते तो उसमें कैरियोटाइप ड्रा कर लेते हैं ताकि बच्चे के अंदर को जेनेटिकल डिजीज है तो हमें पता लग जाए। तो ये जैसे मान लीजिए मेटाफेज फेज में क्रोमोसोम है, जब एनाफेज में जाते ना, ये अब देखो 4 क्रोमोसोम है। एनाफेज में क्या होता है, जैसे ये क्रोमोसोम ऐसे हैं, ये क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हैं, तो ये ट्यूबुल्स, जो क्या नाम है अपनी फाइबर्स होते हैं हमारे, ट्यूबुल्स फाइबर, ये क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे, ये इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर देंगे। यानी 4 से कितने बन गए क्रोमोसोम, 8 बन गए। वेट बिकम डबल, नंबर बिकम, मतलब वेट बिकम हाफ, नंबर बिकम डबल। अब देखो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम बन गए 8, यानी वेट तो आधा हो गया इनका और क्रोमोसोम की संख्या होगी डबल। तो एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, वेट बिकम हाफ, और ये दोनों चले गए। इसको बोलते हैं सिंपल डिवीजन और एनाफेज में। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, ये क्रोमोसोम एक मान लीजिए अलग नहीं हुआ, टूटा नहीं है, तो ये इकट्ठा चला गया, तो देखो जहां से 1 2 3 4 हो गए। तो ऐसे ही इसमें इस साइड में ये अलग नहीं बना, ये नीचे ही रह गया। ऊपर वाले में तो क्या हो गया, 1 2 3 3 ही क्रोमोसोम गए, नीचे वाले में ऊपर वाले का हिस्सा नीचे वाले में ही चला गया। इसमें तो एक क्रोमोसोम बढ़ गया, 2n+1 कंडीशन होगी, इसमें क्रोमोसोम घट गया, इसमें 2n-1 कंडीशन होगी। तो ऐसे ही नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं, जिसमें घटा है उसका बोलेंगे 2n-1, इसको बोलते हैं मोनोसोमी। क्या बोलेंगे इसको, मोनोसोमी। 2 नहीं गए, 2n-2 नुलिसोमी। एक इसमें बढ़ गया 2n+1 ट्राइसोमी।
एक दो बढ़ गए, 2n+2 टेट्रासोमी। नॉन डिसजंक्शन की वजह से ही क्रोमोसोम नंबर घटते और बढ़ते हैं। किसी सेल में घट जाएगा, किसी में बढ़ जाएगा, किसी गैमेट में कम हो जाएंगे, किसी में ज्यादा हो जाएंगे। तो ये देखो प्लॉइडी दिखा रखा है बेटा। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, हाइपोप्लॉइडी मतलब घटे हैं, हाइपरप्लॉइडी का मतलब बढ़े हैं। ठीक है, इसमें ये देखो ध्यान से, ये देखो 2n-1, मान लीजिए मेरी सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो मोनोसोमी होगा तो कितने होंगे, 45। नुलिसोमी होगा तो 44। और डबल मोनोसोमी का मतलब दो अलग अलग दो जगह अलग अलग हुआ है, तो रहेंगे 44 ही, क्योंकि दो घटे ना, 46 में से एक गया, 45 में से एक गया, 44। डबल नुलिसोमी आया तो 42 हो जाएंगे। ठीक है ना। उसी तरह एक बड़ा है, देखो इसमें मान लीजिए इसमें 45 हो गए भाई, इसमें 44 हो गए, इसमें भी 44 हो गए, इसमें 42 हो गए। ठीक है, इसमें एक बड़ा है तो 47 हो गए, दो बड़े हैं तो 48 हो गए, इसमें भी 47 और इसमें 50। 48 + 2 कितना हो गया, 50 हो गया इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होता है, यदि मान लीजिए किसी जीव के अंदर 10 क्रोमोसोम है, सीधे 20 हो जाएं, 30 हो जाएं, 40 हो जाएं, 50 हो जाएं, इसको बोलते हैं मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी। ऐसे ही पूरा सेट चेंज हो जाए तो इसका नाम होता है यूप्लॉइडी। क्या बोलेंगे इसको हम, यूप्लॉइडी। मतलब मान 10 रुपये मिल जाए, 20, 30, 50 ऐसे मिले तो यूप्लॉइडी। 1 रुपया मिल गया, 1 रुपया गुम हो गया आपका, तो वो होते हैं एन्यूप्लॉइडी। घटा है तो हाइपोप्लॉइडी, बढ़ा है तो हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, अब आता है ह्यूमन फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक एक्स क्रोमोसोम भाई आराम करता है, ये ज्यादा काम करता है दूसरे वाला, इसको बोलते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी। हाइपर का मतलब ज्यादा काम करता है, ये डोजेज कंपनसेशन, ये अर्गति है, कुछ नहीं करता ये। अब यहाँ पे सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है ना, न्यूक्लियोलस के साथ में एक डार्क कलर दिखाई देता, हम सोचते हैं 2 न्यूक्लियोलस हैं, पर बाद में पता लगता है ये इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को न्यूट्रोफिल के अंदर, WBC के अंदर 3 या 4 लोग न्यूक्लियस नहीं होता जो, उसमें एक उभरा तीर सा निशान होता है, इसको बोलते हैं बार स्टिक्स। ये वास्तव में बार बॉडी होती है। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को सेल के अंदर बोलते हैं बार बॉडी, और WBC के अंदर बोलते हैं ड्रम स्टिक्स। यदि 2 एक्स क्रोमोसोम हैं तो बार बॉडी मिलती है 1, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस में 1, नंबर ऑफ बार बॉडी आ जाएगा बेटा। और 2 एक्स क्रोमोसोम है ह्यूमन फीमेल के अंदर तो बार बॉडी 1 मिलती है, और मेल में तो 1 एक्स क्रोमोसोम है तो बार बॉडी 0 है। अब किसी फीमेल में 3 एक्स क्रोमोसोम आ गए, ऐसी सुपर फीमेल होती है बेटा। सुपर फीमेल पर स्ट्राइल होती है ये, सही मायने में देखा जाए ना, तो ये ऐसी फीमेल जिसके अंदर 2 बार बॉडी हो, 3 एक्स क्रोमोसोम हो तो बार बॉडी कितनी मिलेगी, 2, तो 2 बार बॉडी होती है तो सुपर फीमेल है। 4 एक्स क्रोमोसोम है तो बार बॉडी कितनी मिलेंगी, 3, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस में 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार बॉडी। बार बॉडी कुछ नहीं होता, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है। न्यूट्रोफिल के केस में इसको ड्रम स्टिक्स कहते हैं बेटे। दूसरा, मेल के अंदर बार बॉडी होती नहीं, पर मेल के अंदर बार बॉडी मिल जाए, इसका मतलब ये कंडीशन है XXY। इस बीमारी का नाम होता है क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम। ये मेल होता है पर इसके अंदर फीमेल के गुण आ जाते हैं। कैसे, बोलेगा, आवाज से मुंह ढाडी निगेंगी, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है उसकी, तो जेनेटिकल बीमारी होती है ये। ठीक है ना, मेल तो है बट इसमें जो गुण किसके हैं भाई, फीमेल के हैं। ठीक है ना। दूसरा मैंने एक रूल बताया था आपको, लिंकेज ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लोइड सेल, स्पर्म, एग, हैप्लोइड, जर्म सेल कुछ कह दो, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर इन डिप्लोइड सेल। यानी मैं अपनी ह्यूमन बॉडी का लिंकेज ग्रुप क्या है, 23 है। किसी ऑर्गेनिज्म के सप्रम में 20 क्रोमोसोम है तो लिंकेज ग्रुप 20 ही है। एग में 20 में है तो 20 है। सोमेटिक सेल में कितने होंगे, जाइगोट में कितने होंगे, 40 होंगे, तो 40 में कितने पेयर बन गए, 20, तो लिंकेज ग्रुप 20 हो गया उसका। सोमेटिक सेल में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं ना, उसके हाफ कर दो, वो लिंकेज ग्रुप हो जाएगा। या गैमेटिक सेल में जितने क्रोमोसोम हैं उसके हाफ करने की जरूरत नहीं है, वो लिंकेज ग्रुप ही होता है। जैसे मैं कह दूं मेरा लिंकेज ग्रुप, सपोज करो मैं कोई अलग स्पीशीज हूं, मेरा लिंकेज ग्रुप 50 है, तो मेरे सप्रम में कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, 50 ही मिलेंगे। मेरी स्पीशीज के एग में कितने मिलेंगे, 50 ही मिलेंगे। ठीक है, तो आता है एनालिल। एनालिल इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 जीनोटाइप। बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, इसकी भी आपके बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें न्यूमेरिकल देखो क्या क्या आए हैं। एक तो भाई नंबर ऑफ गैमेट कैसे बनाते हैं, 2 raised to power n,
नंबर ऑफ गैमेट निकालने का फार्मूला है n इज इक्वल नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। दूसरा बताता 4n 4 की पावर n, ठीक है ना। तो ये क्या आते हैं, पोलीजीन का है ये, 1 पेयर पोलीजीन, 2 पेयर पोलीजीन, 3 पेयर पोलीजीन, ये आएंगे। तीसरा नंबर ऑफ 12 बॉडी निकालने का आ सकता है। नंबर 4 मोनोसोमी में कितने क्रोमोसोम है, नुलिसोमी। मान लीजिए मैं कहता हूँ मोनोसोमी में 45 क्रोमोसोम है, तो ट्राइसोमी में कितने मिलेंगे, 47 मिलेंगे, क्योंकि एक घटाएंगे तो 46 बन जाएगा, मतलब एक जिसमें से घटाया तो 46 में से घटाया 45 हो गए, फिर 40 में एक जोड़ेगा तो 47 हो जाएगा। मान लीजिए टेट्रासोमी में 52 क्रोमोसोम है, तो नुलिसोमी में कितने मिलेंगे, तो 52 है तो 2 घटा दो, 50 नॉर्मल हो गए, यानी 50 नॉर्मल हो गए तो लिंकेज ग्रुप 25 हो गया उसका, और उसमें से 2 और घटा दो 48 हो जाएंगे नुलिसोमी में। तो ये कैलकुलेट करने आते हैं तो निकाल लेना इसको। मोनोसोमी 1 घटा दो, नुलिसोमी 2 घटा दो, ट्राइसोमी 1 जोड़ दो, टेट्रासोमी 2 जोड़ दो, इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। और एलील और जीनोटाइप के बीच में रिलेशन ये है, n एलील इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 जीनोटाइप। माइटोसिस मियोसिस के अंदर ही आता है रिकॉम्बिनेशन। देखिए प्रोफेज 1 के अंदर ना लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस स्टेप आते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, ये सीक्वेंस भी आता है कई बार, कौन सा ठीक होता है। इसमें पैचिटीन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग और होती है, वैसे तो 5 स्टेप में होती है। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक मदर से आया एक फादर से आया है, और इसके अंदर जो हम देखते हैं ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड, कितने क्रोमेटिड होगी, 2, यानी क्रोमेटिड का मतलब आर्म 2 होगी, 2 इसकी होगी, टोटल कितनी आर्म होगी भाई, 4। एक क्रोमोसोम, एक तो ये देखो ये आता है, ये एक तो क्रोमेटिड ये होगी, दूसरी क्रोमेटिड ये होगी, एक एंड, 2 एंड, 3 एंड, 4 एंड। तो एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेलोमर। क्या बोलेंगे इसको, हमें टेलोमर बोलेंगे। एंड ऑफ द क्रोमोसोम फॉर्म टेलोमर। तो टेलोमर हो गए 1, 2, 3 और 4। जहां पे दोनों क्रोमेटिड जुड़ती हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर भी बोलते हैं इसकी। यानी एक क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड, इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। जब एक क्रोमोसोम की दोनों का नाम क्या होता है, सिस्टर, ब्रदर नहीं सिस्टर। ये मदर की है, ये फादर की, ये आपस में सिस्टर। पर ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है। ये दोनों एक क्रोमोसोम की दोनों आर्म कौन सी है आपस में, सिस्टर, ये भी सिस्टर, ये भी सिस्टर, पर ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर। जैसे देखो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर अटैच हो गए यहाँ पे, इसका नाम होता है चाइजमेटा। चाइजमेटा 1, चाइजमेटा 2। चाइजमेटा 1 हुई है तो क्रॉसिंग ओवर 1 हुई है, क्रॉसिंग ओवर 1। चाइजमेटा 2 हुई है तो क्रॉसिंग ओवर 2 होगी। ये यहाँ से डिजोल्व हो जाएगी वाल, मतलब यहाँ की जो, और यहाँ पे जो ये ब्लैक वाला डॉट दिखा रखा है इसके ऊपर व्हाइट वाला जुड़ जाएगा, और ये जो व्हाइट वाले के ऊपर इसके वाला ये डॉटेड वाला लाइनिंग वाला जुड़ जाएगा। तो इसकी आर्म उसके ऊपर जुड़गी, इसकी आर्म उसके जुड़गी। इसका नाम होता है रिकॉम्बिनेशन। री का मतलब दोबारा, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होगी। और ऐसे जो क्रोमेटिड बनेगी ना, इसका नाम होता है क्रोमेट रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। ऐसे ही क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन होता रहता है। कहाँ होता है ये, जब हमारे गैमीट बनते हैं ना, मियोसिस 1 के अंदर जब होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, ठीक है ना, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस, इसमें होता है। अब देखो ये बाईवैलेंट स्टेज होती है, इस स्टेज का नाम होता है बाईवैलेंट। बाईवैलेंट में 1, 2, 3, 4 तो क्रोमेटिड हो गए, 2 क्रोमेटिड 1 के, 2 क्रोमेटिड 1 के, 1, 2, 3, 4 एंड, एक पेन के 2 एंड हो गए ना, तो ये 4 क्रोमेटिड होता है, 8 आर्म हो गए ना, इसका नाम था 8 टेलोमर हो गए। 2 सेंट्रोमियर हो गए, ये देख, 1 सेंट्रोमियर ये रह के रहा, 2 चाइजमेटा हो गए, और टेट्राड स्टेज होगी 1, 2, 3, 4। कौन सी स्टेज होगी ये, टेट्राड स्टेज होगी। तो इसको बोलते हैं बाईवैलेंट स्टेज। ध्यान रख लो, बाईवैलेंट में 4 तो होती हैं क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड मदर की, 2 क्रोमेटिड फादर की, मैटरनल और फादरनल, मतलब पेटर्नल, फादरनल नहीं, मैटरनल मदर की, फादरनल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेटर्नल, पेटर्नल और मैटरनल। तो 8 होगी टेलोम, और 4 तो होगी क्रोमेटिड, और इनके एंड पोर्शन, जो टर्मिनल पोर्शन होता है ना किसी भी क्रोमेटिड का, जैसे इस पेन का देखें तो 2, एक टेलोमर ये रहा, एक टेलोमर ये रहा, उंगली का टेलोमर ये रहा, तो 8 टेलोमर हो गए। 2 चाइजमेटा हो गए जहाँ पे दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर हमेशा। दो जगह जुड़ा है तो डबल क्रॉसिंग ओवर, एक जगह जुड़ा हो तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, आज का बेटा लास्ट टॉपिक कराऊंगा मैं, लिंकेज क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ टू जीन टू स्टे टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड लिंक जीन एंड कैपेसिटी इज कॉल्ड लिंकेज। यानी दो जीन के साथ रहने की जो एबिलिटी होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उसका नाम होता है लिंकेज। जैसे मान लीजिए दो राम और श्याम इकट्ठे दोस्त रहते हैं, इकट्ठे आते हैं, तो जब एक क्लास में एक राम दिखाई देगा तो टीचर कहेगा अरे श्याम कहाँ रह गया, क्योंकि उसको पता है दोनों इकट्ठे रहते हैं, एक आया है तो दूसरा भी आया होगा। इसी तरह लीफ के अंदर यदि हम जैसे गेहूं की फसल देख के अनु कह देंगे हम अरे आपके पास तो फसल बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि लीफ का साइज देखते हैं हम। लीफ का साइज का जो जीन होता ना, वो नंबर ऑफ कितने सीड बनेंगे ना, ठीक है ना, वो दोनों बिल्कुल साथ साथ में होते हैं। तो जब हमने देख लिया साइज अच्छा है तो उसी के साथ में दूसरा जीन भी मिलेगा जिससे बीज अच्छे क्वालिटी के और ज्यादा बनेंगे। तो हम कह देते हैं अरे हो गए कि भाई लीफ का साइज अच्छा है तो फसल भी अच्छी होगी, क्योंकि दोनों जीन बिल्कुल साथ पैरेलल में है। यदि वो इकट्ठे आते जाते रहे, इकट्ठे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते रहे, तो उसका नाम क्या होता है, लिंक्ड जीन। जैसे ए जीन और बी जीन के बीच में, देखा आपकी बुक वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखा रखा है, उसको भी समझाएंगे बाद में, पहले ये देख लो, इसी से बहुत कुछ है। लिंक्ड जीन के अंदर क्या होता है भाई, ए और बी जीन के बीच में हमने एक ऐसा टिप कैप बना दी, यानी ये लिंक्ड है, ये दिखाने के लिए आप हाइपोथेटिकल है ये कि भाई कैप बना दी, ये जीन लिंक्ड है। ऐसे ही छोटे ए बी के बीच में लिंक दिखा दिया, दोनों जुड़ेंगे तो ऐसे नहीं बनेंगे, ये बड़ा ए छोटा ए बड़ा बी छोटा बी नहीं बनेंगे, क्योंकि क्या ये लिंक्ड है। तो ए बी अलग रह जाएगा और छोटा बी ए बी अलग हो जाएगा, ये स्लैश लगा दिया बीच में, क्योंकि ये लिंक्ड हैं एक दूसरे से, बी और ए अलग अलग नहीं हो पा रहे। अब आ जाते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 की क्रॉसिंग करवा दी हमने रेसेसिव पेरेंट के साथ, यहाँ पे ले लिया बड़ा ए बी, फिर क्या है छोटा ए बी, फिर छोटे ए बी लिख लिए, और फिर 1 3 1 4 2 3 2 4 क्रॉस कर दिया। जैसे ही क्रॉस किया तो हमने देखा 50% तो आ गया डोमिनेंट पेरेंट जैसे, ये आ गया, और 50% आ गया रिसेसिव पेरेंट जैसे। जो मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था, 9:2 3:2 3:1 आया था ना, ये दो रिकॉम्बिनेंट टाइप में आए थे ना, दो क्या आए थे रिकॉम्बिनेंट टाइप में। इसमें क्या कोई रिकॉम्बिनेंट आया, नहीं आया। 50% तो इस जैसे मिल गए और 50% इस जैसे मिल गए, नो रिकॉम्बिनेंट। यानी लिंक्ड वो होते हैं जो अपने बीच में किसी रिकॉम्बिनेशन को आने ही ना दें। 50% डोमिनेंट पेरेंट जैसे हों, 50% रिसेसिव पेरेंट जैसे होते हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप के 0 होते हैं, इसका नाम होता है लिंक्ड जीन। कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलेंगे, कंप्लीट लिंकेज। 100% लाइक पेरेंट्स, सो कॉल्ड लिंक्ड जीन। नो रिकॉम्बिनेंट नॉन पेरेंटल टाइप तो होता ही नहीं है कोई। क्लियर, समझ में आ गया। ये क्रॉस करके दिखानी है और लिख देना है, पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे आपके। दूसरा होता है अनलिंक्ड जीन या इनकम्प्लीट लिंकेज। ये वही होता है जो हमने टेस्ट क्रॉस में किया था, बड़ा ए बड़ा बी छोटा ए छोटा बी डोमिनेंट पेरेंट, ये रिसेसिव पेरेंट्स, ये F1 जनरेशन हो गया। क्या हो गया ये F1। अब F1 की क्रॉसिंग करवानी है हमने रिसेसिव के साथ, क्योंकि डोमिनेंट के साथ तो सारे डोमिनेंट टाइप के आएंगे, बड़ा ए बड़ा बी छोटा बी। इसके 4 गैमेट बन गए, 1 3 1 4 2 3 2 4, क्योंकि 1 हेटेरोजाइगस 2 हेटेरोजाइगस, 2⁻²। कितने गैमेट बन गए, 4। कैसे बनाएंगे, वही बड़ा ए छोटा ए बाई फोल्ड मेथड, बड़ा बी छोटा बी बड़ा बी छोटा बी, बड़ा ए बी बड़ा ए छोटा बी छोटा ए बड़ा बी छोटा ए छोटा बी। 4 गैमेट बन गई है, यही तो है। ये छोटा ए बी में से एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से। अब देखो ध्यान से, डोमिनेंट पेरेंट जैसा, ये रिसेसिव पेरेंट जैसा, और ये दो क्या बन गए बेटा, नॉन पेरेंटल टाइप बन गए, रिकॉम्बिनेंट टाइप बन गए। डोमिनेंट पेरेंट जैसा तो ये बन गया, रिसेसिव पेरेंट जैसा ये बन गया, और ये वो थे जो ए के साथ हमने बड़ा भी सोचा था ना, बड़े ए के साथ बड़ा भी, छोटे के साथ छोटा भी। यहाँ पे बड़े ए के साथ छोटा भी और छोटे के साथ बड़ा भी, रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल गया ना। तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। इसमें
25% तो आते हैं डोमिनेंट पेरेंट जैसे, 25% आते हैं रिसेसिव पेरेंट जैसे, और बाकी के 50% रिकम्बिनेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये जीन लिंक्ड नहीं है। यदि वो लिंक्ड जीन होते तो क्या होता, रिकम्बिनेंट आने नहीं थे, क्योंकि ये जीन अलग अलग नहीं हुए। समझ में आ गई बात आपको? तो ये कंप्लीट लिंकेज का मतलब दो जीन की वो कैपेसिटी जो बिल्कुल साथ साथ रहने की होती है, उसमें बाहर का मिक्सअप होने का, वेरिएशन आने के चांस ही नहीं होते। उसमें 50% तो डोमिनेंट पेरेंट जैसे मिलते हैं, ठीक है ना, और 50% रिसेसिव पेरेंट जैसे मिलते हैं। और जो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है इसमें 25% डोमिनेंट पेरेंट जैसे, 25% रिसेसिव पेरेंट जैसे, और बाकी के 50% जो बच गए वो किसके जैसे होते हैं भाई, रिकम्बिनेंट टाइप के, नॉन पेरेंटल टाइप बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस करके देखनी है दोनों में हमने। ये देखो ध्यान से, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका आप। ये इनकम्प्लीट लिंकेज का है, इसमें रिकम्बिनेंट टाइप बनते हैं 50%, और ये बनता है आपका कंप्लीट लिंकेज का। थैंक यू। हमने जो टॉपिक किए हैं बेटा उनमें से देखते हैं एनसीईआरटी में से हमने क्या क्या कर लिया। देखिए, सबसे पहले हमने बताया भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, और जिन जीवों में वेरिएशन होता है उनकी जो होता है एडेप्टेशन पावर ज़्यादा होती है। ये हमारे को 8000 से 10,000 साल पहले से ही पता था, मतलब भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इसलिए इसका नॉलेज हमारे को शुरू से ही था। ये 7 करैक्टर बेटा मेंडल ने स्टडी किए थे, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। ये डोमिनेंट होते हैं। ये कौन से होते हैं बेटा, रिसेसिव। और ग्रीगोर जॉन मेंडल ने ये काम 1856, जब हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति हो रही थी ना, तब वो काम शुरू कर चुका था अपना। 1863 हमारे यहाँ पे लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना। और मेंडल ने लगभग 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी सेलेक्ट की थी बाई चांस, ठीक है ना, आपसे करैक्टर देख के ही, क्योंकि उस टाइम क्रोमोसोम न्यूक्लियस वगैरह देखने को नहीं था। अपने लेवल पे जो उसकी समझ थी उसी के साथ बेस पे उन्होंने काम किया। अब जो ये करैक्टर जो ने देखे तो ये वही है, टाल डोमिनेंट जो होता है, डोमिनेंट कौन से हैं, रिसेसिव कौन से हैं, तो वो सारे करैक्टर दिखा रखे हैं। इस तरह से उसने क्या किया, इमेस्कुलेशन किया, जिस प्लांट का किया पोलन ग्रेन से कैंची से लेके इसने काट दिया भाई पोलन ग्रेन, ठीक है ना। और फिर मनचाहे प्लांट से पोलन ग्रेन ला के हमने पोलिनेशन करवाया, फिर उसकी स्टडी की। बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है ना, पर मेंडल ने कर पाया इनको। तो मेंडल ने देखा भाई 3 तो टाल बनते हैं, 1 ड्वार्फ बनता है, तो 3 टाल की बजाय हमने 75% टाल लिख दिया, 25% ड्वार्फ, यानी 3/4 तो टाल हो गया, 1/4 क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। ऐसे भी न्यूमेरिकल घुमा के फिर आगे पूछ सकते हैं आपसे। जीन पहले मेंडल ने क्या बोला था, एलील बोला, मेंडल ने बोला था फैक्टर। आजकल फैक्टर को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और अलील क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड अलील या अलीलोमॉर्फ्स। जीनोटाइप होता है, अंदर से जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या आता है, जैसे टी ये जीन है, जीनोटाइप है ये। और टाल बना है, ड्वार्फ बना है, वो हो गया इसका फिनोटाइप। ये होमोजाइगस, दोनों एक जैसे हैं तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। ये हिट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये अलील बड़ा टी और छोटा टी। डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, रिसेसिव होता है जो एक्सप्रेस हमेशा जब होमोजाइगस कंडीशन में हो तब वो एक्सप्रेस हो, जो डोमिनेंट के साथ एक्सप्रेस ना कर पाए। जब अलग होता है रिसेसिव तो वो एक्सप्रेस कर जाता है। ये रेशियो लिया था, 3 टाल आए थे, 1 ड्वार्फ आया था। मेंडल ने जीनोटिपिकल रेशियो नोट नहीं की थी, 1:2:1 आती है इसकी। पुनेट स्क्वायर, ये ऐसे जो स्क्वायर बनाते हैं ना उसका नाम होता है पुनेट स्क्वायर। क्या नाम होता है इसका, पुनेट स्क्वायर। अलीलिक इंटरेक्शन मैंने बताया था आपको कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, सेम साइज के होते हैं। सेम पोजीशन पे सेम करैक्टर के लिए जो जीन प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे, उसको अलील बोलते हैं। अलग अलग है तो क्या बोलेंगे, नॉन अलीलिक। होमोलोगस क्रोमोसोम पे होंगे, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, सेम साइज के होते हैं, सेम पोजीशन पे सेम करैक्टर के लिए जो जीन प्रेजेंट होते हैं उसको अलील कहते हैं। अलीलिक इंटरेक्शन एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जिसमें रेड और वाइट फ्लावर मिला, बिरस डाले पाके पिंक बन गए थे। एक मल्टीपल अलील ब्लड ग्रुप के हो गए, जिसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, एन अलील इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 जेनोटाइप। को डोमिनेंस में ब्लड ग्रुप ए भी हो गया, ठीक है ना। नॉन अलीलिक में कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, इपिस्टेटिक, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बैक क्रॉस में मैंने बताया था F1 का पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना ह्यूमन के अंदर पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन के अंदर ये सोशल जो होता है बैरियर है, बाकी प्लांट एनिमल में हम कर सकते हैं। टेस्ट क्रॉस
F1 का रेशेसियो के साथ करवाना ज़्यादातर यही करवाते हैं भाई, इसमें तो सारे डोमिनेंट जैसे आते हैं। पेरेंट्स की होमोजाइगस्टी या हेटेरोजाइगस्टी देखने के लिए पता करते हैं इसको। नेक्स्ट आता है, ये करवा दिया। दो लॉ होते हैं वैसे तो। फर्स्ट लॉ मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर पोस्टुलेट दिए थे। पोस्टुलेट पे आता पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर कि देयर आर वन पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर। दूसरा था लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी डोमिनेंट फैक्टर जो होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है और हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है। बट रेशेशियो हमेशा किस में करेगा भाई? रेशेशियो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल को हमेशा नहीं, आपकी बुक ने लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल दिया। आपकी बुक के अनुसार ही चलना आपको, नहीं तो क्या होता है मेंडल मोनो हाइब्रिड के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स होता है, पर आपने ये फर्स्ट लॉ दे दिया सेकंड, यानी मोनो हाइब्रिड के ऊपर दो लॉ दिए मेंडल ने, पेयर्ड फैक्टर का नहीं लिखा। तो डाई हाइब्रिड के ऊपर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट दिया था जिसका रेशियो था 9:3:3:1 कि राउंड के साथ हम सोचे थे येलो आएगा, रिंकल के साथ हमने सोचा था ग्रीन आएगा, पर हमने देखा कि राउंड के साथ ग्रीन आ गया और रिंकल के साथ येलो आ गया था। 3:3 जो रेशियो आई थी। ठीक है, ये आपने कर लिया पूरा। अब डोमिनेंट और रेशेसिव जीन में क्या होता है? डोमिनेंस और रेशेसिव जीन को कैसे पढ़ाएंगे हम? मान लीजिए बड़ा टी होता है वो नॉर्मल जीन बनाता है, मान लीजिए छोटा टी है वो नॉर्मल जीन नहीं बनाता, उसने इनएक्टिव जीन बना दिया। नॉर्मल जीन की जगह लेस एफिशिएंट एंजाइम बना दिया। लेस एफिशिएंट जीन था, लेस एफिशिएंट एंजाइम बन गया, नॉन फंक्शनल एंजाइम बन गया, या एंजाइम बना ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि रिसेसिव का इफेक्ट तो नहीं आएगा, और जो डोमिनेंट जिसका बन गया ना इफेक्ट उसका जीन काम कर जाएगा। रिसेसिव ट्रेट सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम बना है इसलिए उसका प्रोडक्ट नहीं आ पाता। नंबर ऑफ गैमेट निकालना हो तो 2n आता है बेटा, n इज कॉल्ड नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। ठीक है ना, हेटेरोजाइगस पेयर देखने पड़ते हैं आपको। जैसे मान लीजिए AA, BB, CC, DD, तो हेटेरोजाइगस कितनी है? 1 2 3 4 2 गैमेट बनेंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। मान लीजिए ये है AA, BB, CC, DD, अब कितने हेटेरोजाइगस हैं इसमें? एक ये रहा, एक ये रहा, ये दोनों तो होमोजाइगस हैं, तो 1 2 2 यानी 4 गैमेट बन जाएंगे इसके। तो ये रूल है। अच्छा, पॉलीजेनिक के केस में रूल क्या होता है? 4n, 4n। जैसे पहले मैं आया था जो 4 आएंगे 1 to 1, 1 4 6 4 1, 1 6 15 20 15 6 1, 3 5 7 9 11, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर ऐसे आते हैं उनके। अब ये एक मैंने बताया था अलील का, n अलील इजिकल टू n इंटू n प्लस 1/2 जीनोटाइप। तो ब्लड ग्रुप के केस में क्या था? 4 तो फिनोटाइप थे, AB और O, 6 जीनोटाइप थे, IA IO, IB B का, IO O का, IB कोडोमिनेंस का भी आता है। 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप थे। तो जीनोटाइप और अलील के बीच में इस फार्मूले से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है भाई, ये ब्लड ग्रुप का हो चुका हमारा। अच्छा, एक एग्जांपल और दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। उन्होंने बताया भाई मान लीजिए बीबी ब्लड ग्रुप, बीबी जीन है मटर के अंदर, ठीक है ना, उसमें लार्ज स्टार्च ग्रेन है। मटर के अंदर जो होता है ना लार्ज स्टार्च ग्रेन बनते हैं, इसलिए मटर का दाना बिल्कुल मतलब राउंड होता है, फुला हुआ होता है। स्मॉल बीबी होता है, लेस स्टार्च बनता है, स्मॉल स्टार्च ग्रेन्यूल्स बनते हैं। तो बड़े बीबी जिसमें जीन होंगे मोटा दाना होगा, वो ज़्यादा स्टार्च बनने की वजह से। छोटा जो बीबी है उसमें स्मॉल दाने होंगे। बड़ा भी छोटा भी है तो वो मेंडल के अनुसार बड़ा ही बनना चाहिए, पर उसमें साइज का डिफरेंस मिला। मान लीजिए बड़ा जीन तो मिला आपका इतना बड़ा, ठीक है, और छोटा जीन बनता है इतना। इसमें बड़ा भी जीन है, इसमें छोटा भी है। अब मान लीजिए एक में बड़ा भी और छोटा भी डाल दिया, हमने सोचा इतना ही बनेगा, पर इतना नहीं बना, वो इसका थोड़ा सा बड़ा बन गया, इससे तो बड़ा बन गया, इससे छोटा बन गया, यानी स्मॉल ने भी अपना इफेक्ट शो किया ना। तो ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से हुआ है। हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड, ठीक है ना,
और ये कौन सा बना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब पूरा डोमिनेंट होता तो लार्ज जो बीज था उसी के साइज का बनता वो, तो ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल दिया हुआ है। बी हेटेरोजाइगस सीम्स लाइक लार्जर डोमिनेंट बट स्टार्च ग्रेन्यूल्स इज इंटरमीडिएट साइज, इसलिए इसका नाम क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दो करेक्टर की सेम टाइम पे स्टडी करना, शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द कोटिलेडनस, उसका नाम होता है मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये रेशियो आता बेटा, 9 तो डोमिनेंट पेरेंट जैसे आए थे, एक रेसेसिव पेरेंट्स, यानी पेरेंटल जैसे टोटल कितने हो गए 10, और 6 क्या हो गए नॉन पेरेंटल टाइप, जिसको रिकॉम्बिनेंट टाइप बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप। दूसरा मैंने बताया था गैमिट कैसे बनाते हैं, जैसे बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ये बन गया। इसे गैमिट कैसे बनाएंगे, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। दूसरा होता है पुनेट स्क्वायर, पुनेट में ऐसे किया हमने, बड़ा आर, ठीक है ना, छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। अब ऐसे इसके साथ बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई, चारों बन गए ना, ये पुनेट स्क्वायर होते हैं। पर इस मेथड को भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, आप सीधा मेथड ये अडोप्ट कर सकते हो बेटा, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई, ऐसे। और मान लीजिए और भी लेने हैं आपने, इसके दो भाग कर दो और आगे कर दो, बाई फोल्ड मेथड बोलते हैं इसको, ये अल्टीमेट मेथड होता है। इससे चाहिए कितने, एक ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, किसी का बना लो चाहे। नेक्स्ट आता है, ऐसे इसको हमने क्या किया था, 3:1 से 3:1 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 3 1, फिर इसको 3:1 से कर दो, 27 9 9 3, फिर 1 से करेंगे तो 9 3 3 1 आ जाएगा, रीअरेंज करेंगे तो 27 9 9 9 3 3 3 1, ये आ जाएगा ट्राइब्रिड का। जीनोटिपिकल रेशियो क्या आएगी इसकी, 1:1 1:1 और 2:4:2, ये डाई हाइब्रिड की जीनोटिपिकल रेशियो आ जाएगी बेटा, ठीक है। बाकी